नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का कोचिंग जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करेंगे कि कितने टॉपिक हैं और इनको किस प्रकार से पढ़ा जाए कि एक साथ हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी को अटेम्प्ट कर सकें। हो सकता है बहुत से लोग इसके माध्यम से वनडे एग्ज़ाम को देखना चाहें, बहुत से लोग हैं यूपीएससी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम को देखना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जैसे एकेडमिक में टीजीटी पीजीटी या यूजीसी लेवल के एग्ज़ाम को देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी एक है, यह आपका नज़रिया है कि आप उसे किस नज़रिए से पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप चाहेंगे वैसे यहाँ से मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम वनडे के लिए अलग लेवल बताएंगे और टीजीटी पीजीटी के लिए अलग लेवल होता है। सबका एक ही लेवल होता है, बस आपके देखने का नज़रिया अलग होता है। मटेरियल सेम है, बस आप उसको किस लेवल तक हैंडल कर रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए हम लोग सभी जितने भी एग्ज़ाम हो सकते हैं इसके माध्यम से उन सभी को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को हम प्रिपेयर किए हैं, जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेबस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अलग अलग मेंशन किया जाता है, लेकिन उसका कोर बिंदु सेम होता है। खास करके ज्योग्राफी में 3 टॉपिक होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। खास करके होता है क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके साथ मैपिंग का पोर्शन होता है जो हर एग्ज़ाम में चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो वहाँ से पूछा ही जाएगा। इन्वायरमेंट सबसे एक प्रकार से हॉट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न किसी ना किसी रूप में हर एग्ज़ाम में आता हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हों। वहाँ पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि यह इस सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखता है। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध कहीं न कहीं उस परिवेश से है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसलिए चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ भी पढ़ें, लेकिन जो वहाँ पे इन्वायरमेंट आपका आ ही जाता है। तो खास करके 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। इसके बाद यदि आप मान लेते हैं यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी की कर रहे हैं या टीजीटी की कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ थॉट आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, उसको अलग से प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मली वनडे होते हैं या पीसीएस यूपीएससी, यहाँ पे ये 5 टॉपिक तो कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। तो उसी के तहत हम लोग इस ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आज पहले क्लास में हम लोग तो अभी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टली, सिलेबस बाद में मेंशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। उसके अनुसार आप अपना सिलेबस निर्धारित करिएगा, लेकिन टॉपिक सेम रहेगा। जैसे हम बात करें इंडियन जो मैपिंग है, इंडियन मैपिंग में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो रिवर हैं, जो आपके माउंटेन हैं या फिर जो झीलें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। रही बात इंडियन सॉइल की, इंडियन वेजिटेशन की, तो जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो वहाँ से हम लोग सॉइल का और वेजिटेशन का अध्ययन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी कोई अलग होती है। ज्योग्राफी पूरे पृथ्वी की होती है। उसी में से जब किसी एक स्पेशल स्थान के बारे में हम डिस्कस करने लगते हैं तो वह उस क्षेत्र का ज्योग्राफी कहलाता है। जबकि ज्योग्राफी हमको होल में पढ़ना है, ना कि इंडियन ज्योग्राफी के नाम पे या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन के स्थान पे हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये ना सोचिएगा कि हम इंडियन ज्योग्राफी को अलग से पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग से पढ़ाएंगे। सारी ज्योग्राफी सेम है, बस यहाँ पे टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोग्राफी, तीसरे टॉपिक पे रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी। इसी के साथ हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो थॉट वाले सेक्शन हैं, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हैं, फिर वहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं, उन सभी का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ में इस टॉपिक से संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, आज हम केवल एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्षांश और देशांतर से संबंधित है तो बहुत बेसिक टॉपिक, लेकिन अगर आपको इस पर स्पष्ट विजन नहीं है तो आप यहाँ से प्रश्न आते तो हैं लेकिन गलत कर देते हैं। जैसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं कि नहीं, तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि समानांतर हैं या नहीं। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या एक दूसरे के समानांतर हैं या नहीं। अक्षांश रेखाएं बड़ी होती हैं या देशांतर रेखाएं बड़ी होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं।
टाइम जोन क्या होता है, फिर वहाँ पे डेट लाइन क्या होती है, बहुत प्रकार के प्रश्न वहाँ से बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की नॉलेज की कमी है या फिर उस पर स्पष्टता नहीं है, इसलिए हम उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम सुरेशधर दुबे और आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। इस पर जो प्रश्न पूछा रहेगा उसको भी हम लोग इस टॉपिक के तुरंत बाद डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि टॉपिक आज डिस्कशन होगा और प्रश्न 1 साल बाद, ऐसा नहीं। जो टॉपिक जैसे क्लियर होगा उसका प्रश्न हम लोग सेम या उस दिन या उसके नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कि जिससे आपको स्पष्टता हो जाए कि आप कितनी प्रिपरेशन किए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर पूरे टॉपिक को तैयार किया गया है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो वेरी सिंपल, आप बस इतना समझिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यह देखिएगा हॉरिजेंटल होती हैं। कैसी रहेंगी? हॉरिजेंटल होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं? वर्टिकली होती हैं। यहाँ पर अगर हम ग्लोब लें तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है। एक बात और हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप के सामने जैसे ज्योग्राफी आएगा आपके दिमाग में इतने प्रश्न आ जाएंगे कि आप बेसब्री से चाहेंगे कि उन सभी प्रश्नों का आंसर तुरंत मिल जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। टॉपिक बहुत बड़े हैं, इसलिए हर प्रश्न के आंसर का उचित समय है। जब वो आ जाएगा समय तो उस प्रश्न का आंसर हम दे देंगे। ये ना समझिएगा कि तुरंत सभी प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य का आप लोग परिचय दीजिएगा। इसलिए हम लोग क्रम से चलेंगे कि कैसे किन प्रश्नों को हल किया जाए। जैसे सबसे पहले प्रश्न तो यही आ जाता है कि पृथ्वी का शेप कैसा है। तो पृथ्वी का शेप होता है जियाइड शेप, यानी पूरी तरीके से स्फीयर नहीं होता है, पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। होता तो गोल है, लेकिन अगर जैसे गुब्बारे में पानी भर दिया जाए और उसको किसी प्लेन पे रख दिया जाए तो ऊपर नीचे थोड़ा सा दब जाता है और किनारे पर बल्ज हो जाता है। तो उस शेप का नाम होता है जियाइड शेप, यानी पृथ्वी का शेप पृथ्वी जैसा ही है, किसी और से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और उसी शेप का नाम है जियाइड शेप। तो अगर किसी हम जियाइड को या हम कहें अपने अर्थ को जब किसी प्लेन पर रखते हैं तो जो हॉरिजेंटल रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं वो सब होती हैं अक्षांश रेखाएं, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकली रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब आप किसी स्थान की बात करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आपका परिचय क्या है तो आप बताते हैं कि मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा जो भी सिटी है या कौन सा आपका पोस्ट पड़ता है आप बताते हैं। तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क स्थापित करता है। उसी प्रकार इस पूरे पृथ्वी पर आप कहाँ पर हैं इसके बारे में जानने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तब जा कर के किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आप एग्जैक्ट जानकारी दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि किस, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि सदर्न में है या नॉर्थ में है, साथ में ईस्टर्न पार्ट में है या वेस्टर्न पार्ट में है, तब जाके आप डिस्कशन कर पाएंगे कि यह पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है। इसी प्रकार बहुत से स्थान हैं, तो उस स्थान के साथ में आपको यह मेंशन जरूर करना पड़ता है कि इसका अक्षांश क्या है और इसका देशांतर क्या है। तो इसलिए हम किसी भी पर्टिकुलर स्थान को डिनोट करने के लिए कि उसका प्लेस कहाँ पर है पृथ्वी पर, इस अक्षांश देशांतर की संकल्पना को अस्तित्व में लाया गया है। ऐसा नहीं कि ये वास्तव में पृथ्वी पर ड्रॉ की गई है, यह सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ड्रॉ नहीं की गई हैं, लेकिन इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं क्या है, एक दूसरे के समानांतर ड्रॉ की गई हैं। अगर आप कोई स्फीयर लेते हैं, कोई गोला लेते हैं, तो उसके चारों तरफ जो रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। लेकिन जो हम कहेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर वर्टिकली अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो सब क्या रहती हैं, देशांतर रेखाएं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आएगा कि अक्षांश रेखाएं
कितनी होती हैं और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। तो बहुत सिंपल है, जो सबसे पहली रेखा ड्रॉ की जाती है जो सेंटर से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है, और सबसे बड़ी रेखा होती है। ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ी रेखा होती है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट सर्किल है। सबसे बड़ा सर्किल होता है कौन सा, इक्वेटर वाला, जो 0 डिग्री का अक्षांश रेखाएं होती हैं। इससे बड़ी कोई भी पृथ्वी पर और दूसरी रेखा नहीं है। शर्त क्या है कि यह सेंटर से पास होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी के परिधि पर ड्रॉ की जाती है, और कोई रेखा इस तरह की नहीं रहेगी। इसके बाद आप 1-1 डिग्री पर एक एक रेखा ड्रॉ करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, परिधि पे ड्रॉ की जाएगी, तो जो 1 डिग्री पे होगी उसको हम कहते हैं 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री पे 2 डिग्री रहेगा। इस प्रकार आप ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सेंटर आप ले रहे हैं तो इस सेंटर से आप देखेंगे 1-1 डिग्री पे करते जाएंगे, तो इस प्रकार आप जब ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकली पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आप करते चले जाएंगे तो ये अक्षांश रेखाएं बनती चली जाएंगी। इसी प्रकार नीचे भी रहेगा। तो टोटल अगर अक्षांश रेखा का कैलकुलेशन किया जाए कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई रेखा नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। सेम यहाँ पर भी कोई रेखा नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। तो इस प्रकार अगर हम 0 डिग्री को एक रेखा मान लेते हैं तो इसके ऊपर कितनी रेखाएं होंगी, 89। कितनी हो जाएंगी, 89। और 89 कहाँ पर रहेंगी, सदर्न में। इस 0 डिग्री के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा पार्ट। इसी प्रकार जो इसके नीचे रहता है इसको हम कहते हैं सदर्न हेमीस्फीयर। क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्शन के बारे में पता होगा, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट और वेस्ट। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से इधर देखेंगे तो नॉर्थ रहेगा, इधर रहेगा साउथ। ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ और ये रहेगा 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें कितनी टोटल अक्षांश रेखाएं हैं तो ध्यान रखिएगा 89 ऊपर हो गई, 89 नीचे हो गई, और एक रेखा है जो 0 डिग्री की है। क्योंकि शुरुआत तो होगी 1 से, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे तो 89 ऊपर हो गई, 89 नीचे, प्लस 0 वाली एक रेखा है। तो अगर आप टोटल ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 179। यह 90 डिग्री कोई रेखा नहीं है, ना तो यह 90 डिग्री कोई रेखा है। इसलिए टोटल अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग गलत भी कर देते हैं कि 90 ऊपर गिन लेंगे, 90 नीचे गिन लेंगे, 180 हो गया और एक बीच वाली गिन लेते हैं, 181 कर देते हैं, जबकि वास्तविक कितना है, 179 है। दूसरा डाउट यहाँ पे होता है कि क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं कि नहीं। तो आप खुद इमेजिन करिएगा, अगर कोई स्फीयर ले रहे हैं उसके परिधि पर रेखाएं अगर आप ड्रॉ करते हैं तो सब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर ही होती हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और किसी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है अगर उसका कैलकुलेशन कर लें, जैसे मान लेते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री, किसी भी दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाएं क्या रहेंगी, एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो कौन सी होती है, 0 डिग्री। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं, जो 0 डिग्री है इसको कहते हैं इक्वेटर, जो 90 डिग्री है इसको कहते हैं पोल, नॉर्थ वाले को कहते हैं आर्कटिक पोल, साउथ वाले को कहते हैं अंटार्कटिक पोल। इसी प्रकार जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की होती है इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा, 23.5 जो साउथ वाली होती है इसको कहते हैं मकर रेखा, 66.5 डिग्री जो होती है नॉर्थ वाली इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्किल। जो 66.5 डिग्री साउथ है इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो कुछ नाम है, इस नाम को आप याद रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सबको कई बार डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बेस मजबूत है तो नो डाउट आपको ज्योग्राफी बहुत ईजी लगेगी।
लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी आपको काफ़ी मुश्किल देने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब टॉपिक को बार बार डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम अक्षांश देशांतर आपको नहीं बताने वाले हैं। यहाँ पे एक बार बता दिया जाएगा, वही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, क्या, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। हम लोग बाद में भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेंगे कि अक्षांश और देशांतर में क्या बेसिक अंतर है, लेकिन अभी तो अक्षांश बता रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, इस अक्षांश रेखा का जो रेडियस है वह लगातार घटता चला जाता है और 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, मतलब एक पॉइंट में तब्दील हो जाता है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री की, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और जो 89 है वह सबसे छोटी होती है। 90 तो कोई रेखा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है। तो इतना बात तो क्लियर हो गई। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। और इसी कटिबंध के आधार पर, इसी कटिबंध के आधार पर हम लोग कुछ कटिबंध का यहाँ पर निर्धारण करते हैं, जो इक्वेटर के दोनों तरफ रहेगा, यानी 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक का जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसी उष्ण कटिबंध में एक छोटा सा पार्ट होता है, लगभग 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ होता है, इसको कहते हैं इक्वेटर, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? विषुवत रेखीय प्रदेश है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, कटिबंध शब्द यहाँ पे बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है विषुवत रेखीय कटिबंध प्रदेश, जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो यहाँ पे उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र है। इसके बाद आप जब जाते हैं 23.5 से लगभग 35 के आसपास तक, तो इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, यानी उष्ण का उपभाग है। उष्ण का क्या भाग है? उपभाग है। तो उसका नाम दे दिया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहां पर होता है समशीतोष्ण। क्या कहा जाता है? समशीतोष्ण। यहां पर रहेगा 66.5 तक जाता है। कहां तक जाता है? 66.5 तक। तो इसका नाम होता है समशीतोष्ण। यह कटिबंध, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन में डालने वाला है, क्योंकि जब आप वनस्पत पढ़ेंगे तब इसका जिक्र होगा, सॉइल पढ़ेंगे तब इसका जिक्र होगा, किसी प्रकार का आप जैसे आप ट्राइब्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी ये सब जिक्र होगा। तो ये कटिबंध क्लियर कर लीजिएगा। 23.5 साउथ से 23.5 नॉर्थ के बीच को कहते हैं उष्ण कटिबंध। लेकिन कभी कभी इस बेल्ट को बढ़ा के कहाँ तक कर दिया जाता है? 30 तक कर दिया जाता है। कहाँ तक कर दिया जाता है? 30 तक। और 30 से जो 66 डिग्री तक का है उसको कहते हैं समशीतोष्ण। लेकिन जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा बारीकी से पढ़ा जाता है तो वहाँ पर उसमें और छोटे छोटे पॉइंट लोग निकाल देते हैं, और निकालने का काम ये करते हैं कि यही 23 और यहाँ 30-35 के मध्य के क्षेत्र को कह देते हैं उपोष्ण कटिबंध, यानी उष्ण का उपभाग। क्या हो जाता है? उष्ण का उपभाग यानी उपोष्ण कटिबंध। और जो समशीतोष्ण होता है इसको भी 2 पार्ट में बांट देते हैं लोग। यहाँ पर 30 से जो 45 रहेगा, कौन? 30 से 45, इसको कहते हैं उष्ण शीतोष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है यहाँ पर शीतलता भी है और ऊष्मा भी है, इसलिए हो गया शीतोष्ण। लेकिन अगर हम 30 से 45 की बात करें तो यहाँ पर ठंडी गर्मी दोनों तो है, लेकिन किसकी मात्रा ज़्यादा है? गर्मी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है उष्ण शीतोष्ण। वहीं पर अगर 45 से हम 60 तक की बात करेंगे तो यहाँ को हम कह देते हैं शीत शीतोष्ण, यानी ठंडी की मात्रा ज़्यादा है। वहाँ पर ठंडी भी है, गर्मी भी है, ये तो बात सत्य है, लेकिन किसकी मात्रा ज़्यादा है?
ठंडी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसको कह देते हैं शीत शीतोष्ण। और यही 60 से जब 90 के बीच में हम लोग चले जाते हैं तो उसका नाम ही है शीत कटिबंध। क्या नाम है? शीत कटिबंध। यानी 3 कटिबंध, एक पूरी तरीके से उष्ण कटिबंध है, एक पूरी तरीके से शीत कटिबंध है। इन दोनों के मध्य में कौन है? समशीतोष्ण है, यानी जहां पर ठंडी भी है गर्मी भी है। लेकिन अगर उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो जो 30 से 45 होता है इसको हम कह देते हैं उष्ण शीतोष्ण, और जो 45 से 60 तक जाता है उसको हम कह देते हैं शीत शीतोष्ण। लेकिन जैसे उष्ण के बगल में उपोष्ण था, जैसे उष्ण के बगल में उपोष्ण था, वैसे ध्रुव के बगल में क्या है? उपध्रुव। इसी का नाम जो 60 से हम कह सकते हैं 90 के बीच में है, इसी को कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध है या शीत कटिबंध है। उसमें कन्फ्यूजन न करिएगा। तो यहाँ पर जो रेंज आता है यानी 60 से 65 के बीच में, उसको हम कह देते हैं उपध्रुवीय। कौन सा कटिबंध हो जाता है? उपध्रुवीय। जैसे यहाँ उष्ण के बगल में था उपोष्ण, वैसे ध्रुव के बगल में क्या है? उपध्रुवीय कटिबंध। सेम जैसे नॉर्थ में है साउथ में भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट न करिएगा कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं या शीत कटिबंध किसे कहते हैं। इन्हीं को हर किताबों में अपने अनुसार लोग डिजाइन किए हैं, जबकि बेसिक फंडा यही है कि 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच को उष्ण कटिबंध कहते हैं। 30 नॉर्थ से या 30 साउथ से लेकर के 60 नॉर्थ तक अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे होता है शीतोष्ण, और 60 से 90 तक चले जाएं तो हो जाता है शीत। लेकिन उसी को माइन्यूट लेवल पर जब डिवाइड कर देते हैं तो उपोष्ण भी मिल जाता है और उपध्रुवीय मिल जाता है। साथ में समशीतोष्ण को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक का नाम हो जाता है शीत शीतोष्ण और एक का नाम हो जाता है उष्ण शीतोष्ण। तो इस बेल्ट को आप याद रखिएगा। हम लोग जब सॉइल का डिस्कशन करेंगे, वेजिटेशन का डिस्कशन करेंगे, या ट्राइब्स का डिस्कशन करेंगे, या किसी मिनरल्स का डिस्कशन करेंगे, तो फिर से इसका डिस्कशन होगा और आपसे पूछा जाएगा, और यदि आपके दिमाग में है तो आप जवाब दे देंगे, और यदि नहीं है तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। पढ़ा हम रहे हैं मेरा कॉन्सेप्ट। यदि आप भी पढ़ेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और यदि नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट मेरे पास फिर से वापस चलाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह प्रैक्टिस का विषय है, याद करने का विषय नहीं। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस छोड़ेंगे वो आपसे दूर होता चला जाएगा। और जिससे पीछा छुड़ाते हैं जीवन में कभी आपसे पीछे हटता नहीं है, हमेशा आपका पीछा करता रहेगा। इसलिए आप ही इसको पीछे करिए, इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका और देशांतर, इन दोनों के माध्यम से हम क्या निर्धारित करते हैं? किसी भी स्थान का लोकेशन, कि वह पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर स्थित है, और उसके माध्यम से हम उसको ट्रैक करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेम अगर हम डिस्कस करें देशांतर की, अभी देखिएगा इस अक्षांश पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे कि सूर्य कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, कर्क मकर के मध्य में, वो सब बाद की बात है। वो सब जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो बस सिंपल हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का रेडियस लगातार घटता जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और इसी कटिबंध के आधार पर हम लोग 3 बेसिक कटिबंध का निर्धारण करते हैं, और उसी को जब और माइन्यूट लेवल पर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर उपोष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध, शीत शीतोष्ण और उष्ण शीतोष्ण का भी डिस्कशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं के बारे में, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो देशांतर रेखाएं आप देखिए, अगर ग्लोब हम ले रहे हैं तो एक पोल से दूसरे पोल को अगर हम ड्रॉ करें, मतलब एक ऐसा सर्किल बनाएं जो सेंटर से भी पास हो, साथ में एक पोल से दूसरे पोल पे, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, सब एक दूसरे के समानांतर हैं।
लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर नहीं हैं। अगर कोई आप बॉल ले रहे हैं, उसके एक पोल से दूसरे पोल को मिलाते हुए पूरे परिधि पर अगर आप रेखाएं खींचेंगे तो देखेंगे सब एक दूसरे के समानांतर नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेटर है, यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे या साउथ की तरफ मूव करेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगातार घटती चली जाएगी। अगर आप इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर पे किसी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी सेम होती है जितने आपके दो अक्षांश रेखाओं के बीच की होती है। कितना? 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगातार घटती चली जाएगी और अंततः शून्य हो जाती है। दूसरा, जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, यह सब क्या है? आपस में समान हैं। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टेंस, मतलब इनकी जो लंबाई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि अक्षांश रेखाएं ऐसी नहीं थी। अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही थी, लगातार इनका रेडियस कम होता जा रहा था। लेकिन देशांतर रेखाओं का रेडियस सदैव एक समान होता है। किसी भी देशांतर रेखा का रेडियस कम या ज़्यादा नहीं होता है। सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समान होती हैं। लेकिन जब ग्लोब पर आप अध्ययन करते हैं तब तो यह ड्रॉ करना आसान होता है। लेकिन जब इसको किसी वॉलपेपर पर आप जब ड्रॉ करने का विचार करते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशन तो बन नहीं सकता, 2 डायमेंशन बनाना पड़ेगा। तो 2 डायमेंशन बनाने के लिए इस ग्लोब को काटना पड़ता है। उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि मैप का प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए इस ग्लोब को बीच से काट दिया जाता है। क्या किया जाएगा? बीच से काट दिया जाएगा। जो इसकी सबसे पहली रेखा होती है, इसको तो कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। और इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। इसी को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, जो 0 डिग्री है। और ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। ठीक है। लेकिन इसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पर टोटल कितने एंगल बनते हैं, तो 360 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनता है टोटल। तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट यानी ग्लोब के दूसरे साइड बैक पोजीशन पे जो रेखा रहेगी उसका नाम होता है 180 डिग्री। क्या नाम रहेगा? 180 डिग्री। तो हम इस ग्लोब को एक 2 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए इसको बीच से ड्रॉ कर देते हैं, काट देते हैं। और काट कर जब इसको फैला दिया जाता है तो आप देखेंगे, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर आप देखिए, इस प्रकार जब हम इसको ओपन कर देते हैं तो पूरा ये फ्लैट हो जाता है। और यहाँ पर एक बात आपको डिस्कशन कर देते हैं। यहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे 0 डिग्री, कितना डिग्री? ये 0 डिग्री है। और जो इसको ड्रॉ किया गया है, काटा गया है, वो कहाँ से काटा गया है? 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री जब इसको काटते हैं, यहाँ पर रेखा होती है। तो इसको बेसिक अगर हम बनाना चाहें तो छोटे एंगल पे देखिए, हम बना के आपको दिखा देते हैं। ये है 0 डिग्री और 180 डिग्री से इसको हमने कट किया है। कहाँ से कट किया है? 180 से। तो 180 वाली लाइन इधर भी नज़र आएगी और 180 लाइन इधर भी नज़र आएगी। लेकिन जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इस तरफ का जो पोर्शन होता है, इसको कहते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा लोगों को, क्योंकि यहाँ से जो टाइम फ्रेम वाले क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए इसलिए इसको हम बता रहे हैं आपसे। यह 180 डिग्री जब आपने ग्लोब को कट किया पीछे से,
तो 180 डिग्री वाली जो लाइन है वह दोनों तरफ आपको नजर आएगी, दोनों तरफ नजर आएगी। तो अगर आप यहाँ पर टोटल रेखाओं का कैलकुलेशन करें कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 से करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 180 तक जाएंगे ना। तो इधर हो गई 180 रेखा, इधर हो गई 180 रेखा, 180 लाइन इधर हो गई, 180 लाइन इधर हो गई, एक लाइन ये बीच में है। तो अगर आप जोड़ें इसको तो 180 प्लस 180 और प्लस 0 वाली एक रेखा है। लेकिन यहां पर 180 वाली जो रेखा है इसको 2 बार आपने काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट किया? 2 बार। एक यहां पे भी काउंट कर लिया, एक यहां पे, जबकि 180 वाली रेखा तो एक ही है, 2 तो है नहीं। तो इसलिए एक आप यहां पे माइनस करेंगे। देखिए आंसर भले सेम आए, लेकिन अगर आपसे कोई जोड़ने का मैकेनिज्म पूछे तो आपको उसको पूरी स्पष्टता के साथ बताना पड़ेगा कि 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है, साथ में एक 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है। टोटल ऐड करने पे होती है 361 रेखा, लेकिन 180 वाली रेखा को 2 बार कैलकुलेट कर लिया गया, इसलिए उसमें से एक रेखा को विड्रॉ करना पड़ेगा और एग्जैक्ट जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 360 रेखाएं होती हैं आपकी देशांतर की, जबकि अक्षांश की कितनी थी? 179। तो ये तो अंतर स्पष्ट हो गया। अब यहां पे प्रश्न आता है कि जैसे 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कटिबंध, उसी प्रकार 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र का नाम होता है गोर। क्या नाम दिया जाता है? गोर। प्रश्न पूछ लिया जाता है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं, उसका नाम रहेगा गोर। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। जो 0 डिग्री वाली लाइन है, यहां से हम समय का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। जो 180 डिग्री वाली रेखा है, यहां से हम डेट का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? डेट का। यानी सन जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करता है, डेट तुरंत बदल जाती है। टाइम नहीं बदलेगा, टाइम 0 डिग्री के अनुसार निर्धारित होता है, लेकिन डेट कहां से निर्धारित होता है? 180 डिग्री वाली रेखा से निर्धारित होता है, चाहे वह ईस्ट हो या वेस्ट हो। क्योंकि जो 180 डिग्री ईस्ट है वही 180 डिग्री वेस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा। दोनों रेखाएं सेम हैं, बस उसको जब पेपर पे ड्रॉ किया गया तो दोनों तरफ आ गई हैं, इस कंफ्यूजन में न रहिएगा। तो यहाँ पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? इक्वेटर पे 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इनके मध्य की जो दूरी है लगातार घटती चली जाती है। 2 देशांतर रेखाओं का जो रेडियस है, या सभी देशांतर रेखाओं का रेडियस एक समान होता है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं पूरी सर्किल में होती हैं। क्या होता है? एक पूरा सर्किल होता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हाफ सर्किल होता है। क्या होता है? हाफ सर्किल होता है। आप देखेंगे एक पोल से शुरू हुआ, दूसरे पोल पे समाप्त हो गया, जबकि इसके बैक से भी जाती है रेखा, लेकिन जो बैक से जाएगी उसका अलग नाम दे दिया जाता है। तो यानी जैसे अक्षांश था वैसे देशांतर भी है, लेकिन डिफरेंस है कि अक्षांश रेखाएं पूरी सर्किल में होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं हाफ सर्किल में होती हैं। अक्षांश रेखाओं का रेडियस लगातार घटता जाता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं जो हाफ देशांतर रेखाएं होती हैं यानी हाफ सर्किल होती हैं, उनका रेडियस सदैव एक समान होता है। और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर हैं, जबकि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं हैं। बेसिक डिफरेंस है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, जबकि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है, यहाँ से किसका निर्धारण करते हैं? टाइम का निर्धारण करते हैं, जो कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। 180 डिग्री वाली जो रेखा है इसको क्या हम कहते हैं? यहाँ से डेट का निर्धारण होता है, यानी यहाँ से नए दिन की शुरुआत होती है। तो हम लोग, चूँकि एक ही पार्ट में सब कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता है, वीडियो की भी एक
लेंथ होती है, अगर उससे ज़्यादा लेंथ हो रही है तो फिर थोड़ा समस्या आपके लिए भी हो सकती है। इसलिए हम लोग टाइम का कैलकुलेशन एक फ्रेश वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।